Good morning, all. Welcome to Learners Academy. वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक एज पर द न्यू बुक ये हमने लास्ट किया था। जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने लास्ट किया था, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने ये लास्ट किया था। तो एज पर द न्यू बुक द न्यू टॉपिक इज मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, बट एज पर द ओल्ड बुक बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके पुराना टॉपिक भी आ रहा है तो एक टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको अपन रफली डिस्कस करेंगे। तो आपके पास है, किसी के पास भी पुरानी या नई बुक है आपके पास? चलो ठीक है, टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम। पहले तो अपन कैजुअली इस टॉपिक को समझते हैं, व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट। ओके, द टॉपिक नेम इज डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, एज द लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनेट इंटीग्रल को एक सम की लिमिट के नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा, लिमिट जहां भी लिख रहे हैं, लिमिट का मतलब होता है टेंडिंग वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट का मतलब होता है किसी और जा रही वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते तो अपन टेंडिंग वैल्यू निकालते हैं। तो किसी एक सम है, कोई बहुत चीजों का सम है, कुछ चीजों का सम है, उस सम की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो उसकी टेंडिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उस टेंडिंग वैल्यू को डेफिनेट इंटीग्रल का नाम दे दिया। सर ऐसे कैसे किसी सम की टेंडिंग वैल्यू को डेफिनेट इंटीग्रल का नाम दे दिया? अभी अपन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उससे इसको हम समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें टॉपिक। ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 10 एक्सरसाइज व्हिच वी हैव सॉल्व्ड। ओके, ये बिल्कुल अलग जाएगा उससे, है ना? ये बिल्कुल उससे अलग जाएगा। तो अब जैसे आपका तो आएगा नहीं, और आपके भी टॉपिक में तो है, आएगा तो 3 नंबर का आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आएगा तो 3 नंबर का आएगा फिक्स है, और या फिर आएगा ही नहीं। अब वो क्या होगा वो हम नहीं जानते, है ना? ओके, लेट्स सी। तो देखो बेटा, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखो इसका। लेट्स से दिस इज अ 2D ग्राफ, दिस इज अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, this is the curve y equal to fx, any curve it can be। और मैं डेफिनेट इंटीग्रल की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये चीज तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। सपोज करो दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू b। और अगर मैं आपसे कहूं बेटा व्हाट इज इंटीग्रल f ऑफ x dx, व्हाट इज इंटीग्रल f ऑफ x dx a टू b, तो आप क्या कहोगे? सर ये जो चीज आपने लिखी है ना, ये चीज इस एफ एक्स एरिया, एफ एक्स कर्व, ए बी एक्स एक्सिस, इन चार दीवारी के बीच का एरिया है। कहोगे नहीं कहोगे? ज्योमेट्रिक डेफिनेशन के हिसाब से आप क्या कहोगे? सर ये एरिया है, ये जो चीज है ना, ये एरिया है, ये जो चीज है ये क्या है? ये एरिया है। तो एरिया निकालेंगे कैसे हम, है ना? अब हमारा सवाल ये कि हम एरिया कैसे निकालें। अब एरिया निकालने का तरीका वैसे तो अलजेब्रिकली तो हमने सीख लिया, इंटीग्रेशन करना होता है, बट अब इसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं ना, तो उस नजरिए से हम एरिया कैसे निकालें ये हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास ये एरिया, अगर मेरे पास ये एरिया रेक्टेंगल के शेप में होता है ऐसे, तो आप L इंटू बी से एरिया निकाल लेते। बट सर अभी रेक्टेंगल नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, अभी रेक्टेंगल तो नहीं है, लेकिन चार में से तीन दीवारी तो रेक्टेंगल की तरह ही है। एक, दो, तीन, हाँ बस चौथी जो दीवार है, जो छत है, वो कर्व्ड है लाइक दिस। जो एरिया अपन निकालना चाह रहे हैं उसको रेक्टेंगल के नजरिए से देखें तो चार में से तीन दीवारें तो रेक्टेंगल की तरह ही है, चौथी दीवार जो है वो कर्व्ड है, यही तो है। तो अगर मैं इसको रेक्टेंगल की शक्ल देना चाहूं तो आप क्या कहोगे? सर यहां से ऐसे लाइन खींच दो। अभी रेक्टेंगल हो गया नीचे का, यानी कि ऐसे, तो ये रेक्टेंगल हो गया नीचे का। बट यू विल एग्री कि ये रेक्टेंगल का एरिया तो ओरिजिनल एरिया नहीं है जो मुझे चाहिए, क्योंकि थोड़ा एरिया बच गया। दिख रहा है आपको बचा हुआ एरिया कहाँ है? ये वाला एरिया तो काउंट ही नहीं किया सर आपने, यानी कि ये वाला एरिया आपने काउंट नहीं किया, यानी कि आपने ये वाला एरिया काउंट नहीं किया सर। बाकी तो आपने काउंट कर दिया, ये एरिया आपने छोड़ दिया है। ऐसे ही कहोगे आप, ऐसे ही कहोगे। चलो तो मैं आपको कहूंगा एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? अब यहाँ एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है,
60, समझ आए। यहाँ एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे एल इंटू बी से, इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लेंगे एल इंटू बी से। आप कहोगे सर नहीं, अभी भी आपने थोड़ा एरिया तो छोड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको कहाँ, ये पार्ट, ये पार्ट। बट क्या आप इस बात पे सहमत हैं कि जो पहले एरिया छोड़ा हुआ था उससे कम छोड़ा है अभी आपने? थोड़ा तो एक्चुअली आप करीब गए एरिया के, जो एक्चुअल एरिया आपको चाहिए उसके थोड़ा नजदीक गए हो। अभी भी आपने छोड़ा तो है पर पहले से थोड़ा सा कम छोड़ा है, यानी कि इसके टुकड़े करने से ज्यादा एरिया, टोटल ओवरऑल एरिया में रेक्टेंगल में कन्वर्शन कर रहे बहुत सारा एरिया छूट रहा था, लेकिन इसके मैंने टुकड़े कर दिए, दो पार्ट्स कर दिए, तो अब थोड़ा कम एरिया छूट रहा है। तो अगर दो टुकड़े करने से कम एरिया छूट रहा है तो तीन टुकड़े कर दो। लेट से तीन टुकड़े पे देखते हैं ना, लेट से तीन टुकड़े देख रहा हूं मैं। तो तीन टुकड़े के लिए मैंने इसके पहले तो टोटल एरिया के तीन टुकड़े कर दिए, एक, दो, तीन। अब इनको रेक्टेंगल की शक्ल देने की कोशिश करी तो एक रेक्टेंगल ये, एक ये। अभी भी थोड़ा सा एरिया छूट रहा है, बट आप मानते हो कि अभी पहले से कम छूट रहा है? सबसे पहले तो बहुत ज्यादा छूट रहा था, फिर दो टुकड़ों में थोड़ा सा कम छूटा, तीन टुकड़ों में उससे कम छूट रहा है, तो चार टुकड़ों में उससे कम छूटेगा, पांच टुकड़ों में उससे कम छूटेगा, छह टुकड़ों में उससे कम छूटेगा। तो जैसे जैसे आप इसकी विड्थ कम करते जा रहे हो, इन इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, क्या बोलते हैं इनको, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की जैसे जैसे आप विड्थ कम करते जा रहे हो तो आप आपके ओरिजिनल जो एरिया आपको चाहिए उसके ज्यादा नजदीक पहुंच रहे हो, पहुंच रहे हो, पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो। जैसे जैसे विड्थ कम हो रही है वैसे वैसे आप आपके एक्स, जो आप डिजायर्ड एरिया है, जो आप डिजायर करते हो कि मुझे ये एरिया चाहिए, उसके थोड़ा आप नजदीक जाते जा रहे हो। पहले तो बहुत दूर थे, उस एरिया से काफी सारा गैप छोड़ रहे थे। तो मैंने क्या है, पतली कर, ज्यादा पतली करोगे तो ज्यादा नजदीक जाओगे, इतनी पतली कर दो, इतनी पतली कर दो, इतनी बिल्कुल नियरेस्ट टू जीरो कर दो उसकी विड्थ, नियरेस्ट टू जीरो उसकी विड्थ कर दो। क्या कहा मैंने, नियरेस्ट टू, यानी उसकी विड्थ एच के इक्वल कर दो। एच क्या होता है, नंबर नियरेस्ट टू जीरो। व्हाट इज एच, ए नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो आप इसकी जो विड्थ है बिल्कुल इतनी सी पतली सी कर दो, इतनी सी, इतनी सी। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इमेजिन करो इतनी सी विड्थ है, देखो इधर मैं अलग से बना रहा हूँ, इतनी सी बिल्कुल नियर टू जीरो। ये तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बनाई है, अभी भी इसकी जो विड्थ है करीब 1 mm की है। 1 mm जो होता है 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट, इतनी तो मैंने बनाई है। मैं तो कह रहा हूँ इतनी भी नहीं है, और पतली हम बना नहीं सकते, इतनी है, इतनी पतली है हम बना ही नहीं सकते, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, 0.0000001, इतनी की है ना। तो अब सपोज करो मैंने 1 mm की भी बनाई है, तो 1 mm में भी इतना पार्ट छूट रहा होगा, आप मानते हो? इतना इतना सा पार्ट छूट रहा होगा, नहीं बना पाया मैं, देखो इतना, इतना पार्ट छूट रहा होगा एरिया का, बाकी तो आई गया, कवर हो ही गया। तो और पतली बनाओ तो बिल्कुल मामूली सा छूटेगा। तो इसका मतलब मैं इतनी पतली बना दूं कि बिल्कुल नियरेस्ट टू जीरो है, और फिर सबको सम कर दूं, तो करीब करीब मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, मतलब फिर छूटेगा ही नहीं, नियरेस्ट टू जीरो। इतना, अभी देखो इसमें इतना सा छूटा, तो इतने से छूटा छूटना कोई मायने रखता है क्या? ये करीब करीब वो एरिया ही है ना जो आपको चाहिए, यानी ये करीब करीब, फिर से हमको सम कर दूं, उनको जोड़ दूं, तो ये चीज मिल जाएगी, मुझे डेफिनेट इंटीग्रल मिल जाएगी। समझ गए? तो टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। जो हम सम कर रहे हैं उसकी ट्रेंडिंग वैल्यू, ट्रेंडिंग एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं हम क्योंकि वो एच इतना छोटा है कि हम एच की वैल्यू नहीं है मेरे पास। मैंने कहा एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, वो तो एक्चुअल वैल्यू हो जाती है, वो तो क्या हो जाती, एक्चुअल वैल्यू। लेकिन वो एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, तो मेरे पास एक्चुअली कोई एच की वैल्यू है क्या? है क्या एच की? मैं कह सकता हूँ कि एच बराबर दिस, नहीं कह सकता हूँ, तो इसलिए उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई, वो टेंडिंग वैल्यू हो गई। अब ये सर ये एरिया निकाले कैसे, सवाल ये एरिया हम निकाले कैसे? तो देखो, अब इस फिगर के अंदर, अब इस फिगर के अंदर मैं एक काम कर रहा हूं। वैसे तो बहुत पतली पतली सी स्ट्रिप्स हैं, लेकिन मैं एक बार के लिए थोड़ी सी कम से कम मोटी स्ट्रिप बना रहा हूं ताकि समझ में तो आए। इतनी पतली बनाऊंगा तो उसके अंदर क्या कैलकुलेशन होगी, को समझ ही नहीं आएगा ना। तो लेट से मैंने इतनी बना दी, पर ये मानना कि आप ये बहुत पतली है, ये क्या है, इतनी पतली है कि हम देख ही नहीं पाएंगे, है ना। एक एक स्ट्रिप ये बना दी मैंने, और एक स्ट्रिप ये बना दी, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के नजरिए से। तो मुझे बताओ जरा कि ये है यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू कितनी है, ए, है ना। तो ये उसके बाद एच विड्थ है, एच, तो वो वाली विड्थ कितनी हो जाएगी, मतलब अगली जो ब्लू स्ट्रिप है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एच। ए तो थी सही है, उसमें एच और जोड़ दिया आपने, तो एक्स इक्वल टू ए प्लस एच हो जाएगी बेटा। और फिर अगली वाली बता दो जरा, सोचो, बी क्यों होगा, ए प्लस एच में एक और एच जोड़ दिया, तो ए, ए प्लस 2 एच, सो यू कैन सी देयर इज एन एपी गोइंग, एक एपी चल रही है, ए
A+H A+2H, फिर आगे अगली वाली स्टेप में A+3H, उसकी विड्थ जो मतलब जो लंबाई होगी वो इतनी 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 होती जाएगी, होती जाएगी। आप सपोज करो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप कहाँ पहुंचोगे, x = b, तो b की वैल्यू आप खुद इमेजिन करो A+n-1 टाइम्स h हो जाएगी, क्योंकि पहली में एक भी h नहीं है, दूसरी में एक h है, तीसरी में दो h है, चौथी में तीन h है। जो जैसे एपी में नहीं चलता था A+n-1 टाइम्स d, एक एक d कम होता था, इसमें भी एक एक h कम है। तो आखिरी में, अच्छा ये टोटल, हाँ चलो इस पे अपन ने नजर बात नहीं करी, ये टोटल कितनी डालनी है सर, ये टोटल एन टाइम्स डालनी है। क्या क्या कहा मैंने, एन टाइम्स, मतलब कितनी स्ट्रिप्स हो जाएंगी ये कुल। तो अगर एच की बिल्कुल पतली 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 अगर आप स्ट्रिप विड्थ की स्ट्रिप्स बनाते हो, तो एक तरीके से स्ट्रिप्स कितनी बनेगी, तो स्ट्रिप्स कितनी बनेगी, इसका आंसर है इनफाइनाइट बनेगी। क्या बनेगी, कितनी स्ट्रिप्स बनेगी, इनफाइनाइट। आप दो तरीकों से बात कर सकते हो, या तो आप बात करो कि एच बिल्कुल जीरो के करीब है, या फिर आप एक तरीके से उस बात को ना बोल के ये बात कह सकते हो कि एच एक ऐसी विड्थ है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनफाइनाइट है। या फिर उल्टी बात करो तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनफाइनाइट है, तो एच की वैल्यू जीरो, एच की वैल्यू जीरो की तरफ टेंडिंग है। दोनों को टेंडिंग वैल्यू में बात करेंगे, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है और एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है। किसी ने कहा विड्थ कितनी है, आप कहोगे टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। किसी ने कहा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी है, आप कहोगे टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। और भी मैं बता सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ कि है ना, जब आप एच की वैल्यू जीरो के करीब लोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ कैसे टेंड करेगी। करने की कोशिश करें, देखो मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो ये, अभी जैसे ये आ जाओ, मान लो ये टोटल विड्थ कितनी है, देखो यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, तो टोटल विड्थ B-A होगी, बी में से ए को घटाएंगे तो होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल विड्थ कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, तो बीच की विड्थ कितनी है, B-A है या नहीं है। अब B-A में आपने एच विड्थ लगाई, कितनी विड्थ लगाई, एच विड्थ लगाई, एच विड्थ से डिवाइड किया, एच विड्थ से डिवाइड किया, तो नंबर अभी सपोज करो अभी स्टेप्स कितनी बन रही है मुझे बताओ, अभी स्टेप्स कितनी बन रही है, एक, दो, तीन। तो मैंने कहा विड्थ बताओ, तो आप क्या करोगे, तीन से तो डिवाइड करोगे, यही तो विड्थ होगी इसकी। ये जो विड्थ होगी कितनी होगी, टोटल विड्थ को तीन से डिवाइड करके आएगी नहीं आएगी। तो अभी आपने टोटल विड्थ कितनी ली, एच, ये तो एक तरीका था तीन में डिवाइड करने का। इधर तो आप विड्थ कितनी ले रहे हो, मतलब इधर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी ले रहे हो, एन, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी ले रहे हो, एन। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, B-A डिवाइडेड बाई एन हो जाएगी। तो अब आप देखो, अगर मैं एन को इधर लेके जाता हूँ तो एच इधर आता है, और एच को इधर लेके जाता हूँ तो एन इधर आता है, तो कुल मिला के एच और एन एक दूसरे के डिनोमिनेटर में रहेंगे, रेसिप्रोकल रहेंगे, या जिसको अपन कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो अगर एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा तो एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ जीरो होता है। रहेगा रहेगा, इन दोनों में ये रिलेशन रहेगा ही रहेगा। तो या तो आपको एच की वैल्यू ना के बराबर है, जीरो के बराबर, या फिर आप ऐसे कहोगे एन की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर है। समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, चलो फॉर्मूला बता दें, ठीक है, कर दूं इन एक्स्ट्रा चीजों को मैं डिलीट, है ना। हो गया आपका टाइम, देखो 2 मिनट फॉर्मूला देख लो बस, देखो। अच्छा एक और चीज लास्ट टाइम, मुझे बताओ, ये तो अपन ने देखी नहीं कि लंबाई कितनी होगी इस स्ट्रिप की, है ना, ये तो चौड़ाई तो आ गई एच, लेकिन लंबाई कितनी होगी वो तो देखना है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि ये अगर ए है, ये अगर ए है तो ये लंबाई कितनी होगी, F(a) होगी। अगर ये A+H है तो उसके आगे थोड़ी सी, मतलब इसको ले लो, ये क्या हो जाएगी A+H, ये क्या हो जाएगी A+2H, मैं बना नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्ट, मान लो थोड़ी सी और ऊपर जाऊँ, तो ऐसा करते करते लास्ट वाली लंबाई कितनी होगी, F(a+n-1 टाइम्स h) होगी ना। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैं एरिया निकाल रहा हूँ, देखना ध्यान से, एरिया निकाल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन, चलो आप मुझे बताओ, जो पहली स्ट्रिप है यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेड्थ है, जो पहली स्ट्रिप है उसकी जो लंबाई है वो F(a) है, अभी अभी हमने देखी, उसकी लंबाई क्या है, F(a) है ना, है। उसकी चौड़ाई क्या है, h, सबकी चौड़ाई h है ना। अगली स्ट्रिप की लंबाई क्या है, F(a+h), भाई ये चीज अगर A+h है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, F(a+h), फिर ये चीज अगर A+2h है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, f फंक्शन के डालूंगा ना मैं, x की जगह ये डालूंगा, फिर x की जगह ये डालूंगा, तभी तो लंबाई आएगी। वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की वैल्यू को उसमें फंक्शन में डालने से मिलती है, ठीक है। तो ये तो समझ में आई गया होगा आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, F(a+h). तीसरी स्ट्रिप की लंबाई बताना, F(a+2h), ऐसे करते करते लास्ट में चलते चलते टोटल n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, तो nth, ये तो हो गई फर्स्ट स्ट्रिप की लंबाई, ये हो गई सेकंड स्ट्रिप की लंबाई, ये हो गई थर्ड स्ट्रिप की लंबाई, ऐसे करते 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 लास्ट में nth स्ट्रिप होगी, या लास्ट स्ट्रिप कह सकते हैं उसको, उसकी लंबाई बोलना F(a+n-1 टाइम्स h), होगी नहीं होगी। और चौड़ाई तो सबकी h है,
तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एरिया, पहली स्ट्रिप का एरिया, दूसरी स्ट्रिप का एरिया, तीसरी स्ट्रिप का एरिया, चौथी स्ट्रिप का एरिया। एक्चुअली जो पहली स्ट्रिप है वो बिल्कुल ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है इतनी ही पतली है, मतलब है ही नहीं उसमें चौड़ाई, ना के बराबर है। ये जो बता दी ना मैंने रेड लाइन, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, यही उसकी लंबाई हो जाएगी ना। तो अब चौड़ाई है h, लंबाई है f ऑफ a, तो f ऑफ a इंटू एच इसका एरिया आएगा, बताओ। f ऑफ a इंटू एच, अगली वाली का f ऑफ a प्लस एच इंटू एच। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये तो करना है, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, ऐसे करते 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 लास्ट एरिया को अगर आप ऐड अप कर दो तो वही तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, बताओ होगी नहीं होगी। चलो इधर आओ। तो पहला एरिया बताओ, एफ ऑफ ए इंटू एच। अगला एरिया बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच आएगा ऐसे। थर्ड एरिया बताओ, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच इंटू एच, ये तीसरी स्ट्रिप का एरिया। ऐसे करते करते लास्ट में, लास्ट वाली स्ट्रिप जो है वो है nth नंबर वाली जो स्ट्रिप है, उसकी लंबाई है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स एच, राइट। और विड्थ तो सबकी एच है ही, सही, डन। इन सबको ऐड अप करना है आपको, इन सबको ऐड अप करूंगा तो मुझे डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए टू बी मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ये हमारा काम है। सब देखो सब मैच आ रहा है, तो मैं एच को कॉमन ले लूं। अच्छा एक और चीज यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे एच की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है। सर का फोन आ रहा है, बोलो 2 मिनट ना। यहाँ पे एच की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, ठीक है। देखो एच सब में से कॉमन आया है ना, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, है ना। एच सब में से कॉमन आ गया, एच सब में से कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर बताओ, बोलो। एफ ऑफ ए, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। अब टू लास्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स एच हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो यही आपका फाइनल फॉर्मूला है, पर बस इस फॉर्मूला में एक कमी है, आप चाहो तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी ने पैटर्न फॉलो किया है उसने क्या किया, इस एच की वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो एच की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कितनी आएगी, यहाँ पे बताई थी ना। टोटल विड्थ को एन से डिवाइड कराऊंगा, भाई कोई पूछे विड्थ कितनी आएगी, तो टोटल विड्थ कितनी है इस एरिया की, बी माइनस है। और आप कितनी स्ट्रिप्स बना रहे हो, एन स्ट्रिप्स बना रहे हो, तो हर एक स्ट्रिप की जो चौड़ाई हो एच की वैल्यू बी माइनस ए टाइम्स डिवाइडेड बाई एन टाइम्स आएगी। तो उस फॉर्मूला में बस मैं एच की ये वाली वैल्यू रख दूँ इस जगह पे, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या रेडी हो जाता है। देखो इधर लिख देता हूँ फाइनल फॉर्मूला को, जिस तरीके से रेडी हो जाता है, लिमिट एच की जगह तो क्या रख दिया मैंने, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन में बी माइनस ए तो कांस्टेंट है ना, तो उस कांस्टेंट को तो निकाल दिया मैंने बाहर। बी माइनस ए तो मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि वो तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब लगाओ लिमिट, और बी माइनस ए के नीचे एन था, तो वो एन अंदर ऐसे आ गया 1/n, समझ आया। बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय लिमिट 1 डिवाइडेड बाय, या तो आप एच लिखो, एच नहीं लिख रहे हो तो 1/n लिखो और उसके ऊपर बी माइनस ए बाहर लिखो, बात एक ही है। अंदर से किसी ने कहा सर अंदर एच की वैल्यू डालो, अगर आपने बाहर डाली तो बेटा ये तो फंक्शन के अंदर है। एक बार एच की वैल्यू फंक्शन में पुटअप करेंगे, फिर बाद में लास्ट में डालेंगे। भाई ये जितने भी एच है ना, इसमें अभी मैं ये वैल्यू नहीं डाल सकता, बी माइनस ए टाइम्स डिवाइडेड बाई एन, बी माइनस ए डिवाइड अभी नहीं डाल सकता, पहले इसमें एच की वैल्यू डालनी पड़ेगी फंक्शन के अंदर, जो भी क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करके जो फाइनली लास्ट में एच मिलेगा ना, उस एच फाइनल एच में फिर मैं ये वैल्यूज डाल दूंगा, क्या, बी माइनस ए टाइम्स, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल फॉर्मूला है, मैं एक बार ऑथेंटिकेटेड लास्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय लिमिट 1 डिवाइडेड बाय एन, अंदर आ जाओ, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ ए, देन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स एच, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। अब अगर एच की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो थी जब वो एच की फॉर्म में था, तो एन की वैल्यू अभी अभी मैंने बताया टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे एन की वैल्यू, ये एन है बेटा ना, ये एन है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया। बाकी अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करो तो भी हो जाएगा। इसमें अपन ने एच की वैल्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन नहीं रखी है, एच को एच ही रखा है, विड्थ को।
और उसमें अपन ने उसकी वैल्यू n में कन्वर्ट कर दी, तो जैसे h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो था वो कन्वर्ट हो गया n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी में, क्योंकि अभी अभी हमने देखा h और n एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। h को उधर बुलाओ तो n इधर आ जाएगा, n को उधर बुलाओ तो h इधर। तो जो चीज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, अगर उसका रेसिप्रोकल करें तो वो टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगी नहीं होगी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। समझ आया? ये फाइनल फॉर्मूला। अब आपको तो जाओ, हम एक आध क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक लाए हो ना, इस वाले तरीके से एक आध क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो देखो। हाँ, इसमें इंटीग्रल का साइन कहाँ गया? इंटीग्रेशन का मतलब था एरिया निकालना, हमने ये एरिया निकाल दिया, बात खत्म। ये जो चीज है ये इसी की वैल्यू है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। भाई मुझे बताओ, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसका मतलब उस कर्व के अंदर का एरिया है, उस कर्व के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व है, इस चीज का मतलब जो मैंने नीचे लिखा उसका मतलब भी वही एरिया है। उसमें हम इंटीग्रेट करके निकाल रहे थे कैलकुलस की मदद से, इसमें अपन इस फॉर्मूला से एरिया निकाल, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के तरीके से। तो आप अपन मिस कर रहे थे ना लिमिट्स को काफी, डेरिवेट डिफरेंशिएशन में लिमिट्स आई थी, लिमिट्स वाले तरीके से डिफरेंशिएशन आया था। तो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में लिमिट्स वाले तरीके से कुछ सॉल्व क्यों नहीं हुआ? तो ये हो गया लिमिट वाले तरीके से ये वाला एक टॉपिक सॉल्व। ठीक है, शुरू करें अब। चलो कर दूं मैं डिलीट, फॉर्मूला याद हो गया? ओके, चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास इसमें बुक में तो मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि नई बुक है ये। आप मुझे बताओ पहला क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज रहेगी हमारी? अब ओल्ड बुक के हिसाब से बात करें तो 7.8, ओल्ड बुक के हिसाब से 7.8 एक्सरसाइज है। उसके कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम, आज जितने कर पाते हैं ठीक है, बाकी कल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, लिमिट है ए टू बी। अब सपोज करो ये, वैसे नॉर्मल में इंटीग्रेशन आता तो हम क्या कहते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक्स का इंटीग्रल करना है, बट आपको लिमिट ऑफ ए सम से इसको करना है, उस हिसाब से काफी बड़ा क्वेश्चन है ना। अच्छा एक बार और, हम डिफरेंशिएशन कर रहे तो हमने क्या डिस्कशन किया था आपको याद हो, कि पहले ना डिफरेंशिएशन लिमिट वाले तरीके से किया जाता था पुराने जमाने में, फिर धीरे धीरे नई नई टेक्निक्स आई। तो पहले इंटीग्रेशन में ऐसे किया जाता था लिमिट ऑफ ए सम वाले तरीके से, फिर ये नई नई टेक्निक्स आई, तो अब जो अपन ने पिछली 10 एक्सरसाइज में सीखा वो तो एडवांस टेक्निक्स हैं। पहले जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स थी जब वो डेवलप हो रही थी कैलकुलस, तो इसी तरीके से एरिया अंडर द कर्व या फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता था। समझ गए? चलो, एक्स डी एक्स का हमको क्या चाहिए? डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए। नॉर्मल एरिया में अपने को एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिलता है। अभी अभी अपन क्या सीख रहे हैं? कर्व के अंदर का एरिया। कर्व इज नॉट ए परफेक्ट रेक्टेंगल। अभी सपोज करो आप एक प्लॉट लेने गए, अगर वो परफेक्ट रेक्टेंगल है तो आप उसका एरिया निकालोगे लेते हैं ट्यूबलेट। लेकिन मान लो कोई खेत लेने गए, उस खेत का उसमें कर्व है, ऐसे कर्व्स हैं, तो उसका एरिया निकालने की भी कभी ना कभी जरूरत तो पड़ेगी ना रियल लाइफ में। तो वो अपन इंटीग्रेशन से निकालते हैं। इंटीग्रेशन क्या करता है? उस कर्व के अंदर का एरिया देता है, जिसमें 3 दीवारें तो रेक्टेंगल की तरह होती हैं, चौथी जो छत होती है वो क्या होती है? कर्व्ड होती है। उसका एरिया निकालने का तरीका ये। हाँ जी, आओ बैठो। उसके अंदर का, उसके नीचे का एरिया निकालने का ये तरीका है। समझ गए? चलो निकाल के देखें कैसे निकलता है। चलो जी, तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने? हाँ, सबसे पहले बी माइनस है। अब इसका इसका आंसर बी और ए की फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि उसने न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखी है ना। इसका अपन वैसे अगर इंडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल करते तो भी ए और बी की फॉर्म में ही आता, मानते हो? बी माइनस है, आगे बोलो। बी माइनस से मल्टीप्लाइड बाय, होल मल्टीप्लाइड बाय लिमिट 1 डिवाइडेड बाय एन, एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। आगे फॉर्मूला लिख देते हैं चलो। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एन सो ऑन टिल एफ ऑफ प्लस एन माइनस 1 टाइम्स एच। राइट, डन। यहाँ पे h की वैल्यू b माइनस ए टाइम डिवाइडेड बाय n रहेगी। दूसरी चीज फंक्शन क्या है हमारा? एफ ऑफ एक्स क्या है? x। फंक्शन भी तो आइडेंटिफाई करो क्या है? x, क्योंकि फंक्शन अंदर पुटअप करना है ना आपको। चलो तो पुटअप करें हम। तो b माइनस ए, ये तो सेम कॉपी पेस्ट करो, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय, ये तो कॉपी पेस्ट करो। आओ, तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है तो एफ ऑफ ए क्या होगा? ए। फंक्शन में पुटअप करना है अब आपको, जो भी काम करना है ना, एफ ऑफ एक्स में पुटअप करना है, इसकी जगह ए डालना है, तो क्या जाएगा? ए। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आएगा? ए प्लस एच। ये फंक्शन टू फंक्शन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, जो भी फंक्शन गिवन है ना। मान लो एक्स स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर होता। ठीक है, आगे बोलो। एफ ऑफ ए प्लस 2h क्या होगा?
ए प्लस टू एच, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया इसने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो वो जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। ऐसे करते करते लास्ट क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स एच। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो मुझे एक चीज बताओ, हाँ मुझे एक चीज बताओ, ये जितनी भी टर्म्स हैं, सबसे पहले तो ये एन टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स है ये, एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं ये। तो टोटल टर्म्स कितनी है एन, एक दो तीन चार ऐसे करते करते है ना। तो ये एन टर्म्स हैं, तो एन टर्म्स में से ए तो सब में आ रहा है, ए सब में आ रहा है। तो एन टाइम्स ए होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो ए को अलग करो, लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी वन डिवाइडेड बाय एन, इसमें से मैंने एन टाइम्स ए तो कर दिया अलग। अब क्या बचा, तो इधर तो कुछ ही नहीं बचा, जीरो बचा एक तरीके से, मानते हो। इधर तो क्या बचा, जीरो। उधर से क्या बचा, एच। इधर से क्या बचा, इस टर्म में से टू एच। इसमें से क्या बचा, थ्री एच। ऐसे करते करते लास्ट टर्म में से क्या बचा, एन माइनस वन टाइम्स एच। वेरी गुड, डन, ओके फाइन। अब जो अंदर वाली टर्म्स है, हाँ, ए 10 बार कितने ए हो गए, कितने ए हो गए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ऐसे 10 बार जोड़ो, कितने हुए, 10 है। 20 बार जोड़ो, 100 बार जोड़ो, एन टाइम्स जोड़ो, एन एन टाइम्स है। ओके, ए कॉमन नहीं लिया मैंने, हर एक टर्म में से ए निकाला है। आपके पास भी, आपके पास भी, ऐसे एन लोगों के पास ए है, तो मैं सबसे ए ले लूं तो एन टाइम्स ए मिलेगा मुझे। ठीक है, अब आप इसमें देखो एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच, ऐसा करते करते अब इन सब में से एच कॉमन लो। अब इन सब में से एच, उसमें से कॉमन नहीं लिया, उसमें से मैंने तो उनके टर्म में से एक एक ए निकाला है। और अब जो अंदर कर रहा हूं वो मैं कॉमन लेने का काम कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन लेने का काम। तो देखो इधर तो कॉपी पेस्ट करना ही है, बी माइनस ए लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी वन डिवाइडेड बाई एन, एन ए तो है ही सही, इसमें से एच कॉमन ले लिया आपने। अब क्या बचा अंदर बताओ, एच कॉमन लेने के बाद वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू, अब आपने क्लास 11th में पढ़ा है ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर में, कि एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, याद है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू, मैंने कहा एन नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, याद है। तो इस वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये सब तो आना ही चाहिए, तीन फॉर्मूले और आने चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये तीनों फॉर्मूले हमने लास्ट ईयर कवर किए थे, याद है। जल्दी से रिकॉल करो क्या है वो तीनों फॉर्मूले। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, यानी वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन होता है, बोलो सौम्या क्या होता है, एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, ये बोलो, पता नहीं, नहीं याद, एन, एन प्लस वन, टू एन, तो फिर ये एक कैसे याद रहेगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। और एक लास्ट, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस क्यूब्स तक हैं इसमें, देखो स्क्वायर आ गया, क्यूब्स के भी नहीं है, पर चलो क्यूब्स तो कवर करो, वन का क्यूब, टू का क्यूब, और एक सीरीज हमेशा बनेगी बनेगी अंदर, कुछ भी कर लो, अप टू एन का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसी का स्क्वायर होता है, तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल हमको ये वाला फॉर्मूला काम आ रहा है, क्या वैल्यू इसकी, एन इंटू एन प्लस वन में। लेकिन देखो इस फॉर्मूला में तो एन टर्म्स हैं, हमारे पास तो एन माइनस वन टर्म्स ही हैं, तो एन की जगह एन माइनस वन रखना पड़ेगा। भाई हमको एक्चुअली ये निकालना है, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन ही निकालना है ना। तो जहां एन है वहां एन माइनस वन, फिर अगला जहां एन है वहां पर भी एन माइनस वन प्लस वन, एन डिवाइड बाय टू। तो हमको ये आंसर लिखना है, एन माइनस वन इंटू एन बाय टू, लिख दूं मैं वहां पे भी आंसर। ठीक है, तो इस पूरे की जगह लिख दिया मैंने, बी माइनस ए लिमिट एन, ये एन है ना, एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी वन बाय एन, एन ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय, क्या आंसर आया था, एन, एन माइनस, एक मिनट रुको, आंसर आया था एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाय टू। फाइन, डन। चलो अब देखो इस वाली टर्म में भी एक एन है और इस पूरी टर्म में भी एक एन है और बाहर वन बाई एन है।
तो या तो 1/n को अंदर एंट्री दे दो या n में से n कॉमन ले लो, बात एक ही है। तो इस n से ये n और ये n कट जाएगा, या तो n को कॉमन ले लो बाहर, n/n 1 हो जाएगा, या फिर 1/n की अंदर एंट्री कर, तो कुछ भी एक काम कर तो कर सकता हूं मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 1/n से इन दोनों के एक एक n काट देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो बताओ क्या होगा, b-a लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब ये 1/n कट गया, अंदर क्या बचा, a प्लस h। अब सुनो एक और चीज, h चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, क्या है h इंटू n-1/2, यही बचा, दैट्स इट। अब सुनो, आपको n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी करना है, क्या करना है, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी अगर आपको करना है तो आप n वाली टर्म्स को अलग करो। तो आप क्या करोगे, n n वाली टर्म्स अलग कैसे करोगे बताओ, क्योंकि n की वैल्यू इंफिनिटी तो पुट अप कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, बोलो। हाँ, अब आप h की वैल्यू डालोगे। मैंने क्या कहा था, h की वैल्यू इधर हर जगह तो नहीं डाल सकते, h2 h3 h4 h, लेकिन सॉल्व होने के बाद फाइनली तो डालनी है, क्योंकि हर चीज n में चल रही है तो फाइनल में हर चीज n में चलनी चाहिए। लेकिन वो h की वैल्यू आप एट द एंड जाके डालोगे। तो इस h की जगह मैं क्या डाल दूंगा, b-a/n डाल सकता हूँ। तो मैं इधर ही इसको करेक्शन करके लिख दूं, हाल फिलहाल स्पेस कम है। तो मैं h की वैल्यू डाल दी मैंने। आप दो स्टेप्स में करना है इसको, क्या लिखूं बोलो, b-a/n, और अंदर क्या बचा था, h की वैल्यू डाली थी तो n-1/2 बचा था। डन, डन अभी। अब देखो, अब इसमें से b-a/2 को तो करो अलग, b-a/2 को तो करो अलग, और n-1/n को करो अलग, क्योंकि n की टर्म्स एक साथ रखनी है आपको, है ना। तो अगली स्टेप में आप क्या करोगे, 2 को इधर और n को इधर, 2 को इधर n को इधर, ठीक है। ये 2 इधर, ये n इधर। अब इस पार्ट को सॉल्व करो, n-1/n, तो n/n 1 -1/n, डन। अब आपको n की वैल्यू इन्फिनिटी केवल इसमें रखनी है। तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/n 0 हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 1 हो जाएगा। फिर से सुनो, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/n 0, और 1 - 0 1, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, ये क्वांटिटी बचेगी। और अब उसमें n रखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या आंसर आया फाइनली मेरे पास, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, b-a तो बाहर है ही सही, सबसे बाहर, मल्टीप्लाइड बाय, अंदर आओ, n वगैरह सब रख दिया मैंने। तो क्या बचा, a+b-a/2, ये तो 1 हो गया ना सारा, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखती, b-a/2, और हमारा फाइनल आंसर आ गया b-a/2। तो हाँ, एक मिनट एक मिनट, a+b-a/2, यस, a+b-a/2। तो एक बार एलसीएम लेके सॉल्व भी करना पड़ेगा ना। तो इसमें 2 को एलसीएम ले लूं, तो 2 को एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा, 2a+b-a, और बाहर क्या है, b-a। तो 2a-a, तो ये b+a हो जाएगा। तो b-a मल्टीप्लाइड बाय b+a/2, व्हाट इज b-a इंटू b+a, b² -a² होल डिवाइड बाई, ये फाइनल आंसर आ गया मेरा इस क्वेश्चन। और a और b की फॉर्म में आएगा, ये तो चीज हमने पहले ही समझ ली थी। क्यों आएगा a और b की फॉर्म में, क्योंकि लिमिट a और b की फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसको आपको नोटबुक में अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, ठीक है। इधर भी अपन ने 2-3 प्रोसेस एक साथ कर दिए, इस वाले पार्ट में भी उसका आपको स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, अगर इसका वैसे ही आंसर निकालना होता तो x का इंटीग्रल 3x² बाई 2, और लिमिट क्या रखती, a to b, एक बार b रखता तो क्या होता, b²/2, एक बार a रखता, a²/2, फाइनल आंसर क्या आता, b² -a²/2। कितनी जल्दी हो जाता, अभी भी हुआ तो वही, पर डिफरेंट पैटर्न से हुआ। तो पहले ऐसे करते थे इंटीग्रेशन, अभी आजकल हम इस एडवांस टेक्निक से करते हैं, ठीक है क्या। तो एक क्वेश्चन ही कर पाए, एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे ना। एक टॉपिक इंट्रोडक्शन भी नोट करो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। आइए क्लास 11th, रोज रोज नए नए चेहरे बदल बदल के किश्तों में, आज तू चल जा कल मैं चले जाता हूँ, है ना। फिर परसों तू चले जाना, सर को अकेला फील नहीं होना चाहिए। क्यों,
यूपी गया हुआ है, क्या करने? यूपी में कोई रहता है उसका? हाँ। मिसलेनियस कर रहे थे क्या हम? क्वेश्चन नंबर बताओ फटाफट। यहाँ से 19 18 तक हो गया। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या किया हमने? मीटिंग एंड नहीं करी क्या?